हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 की हिंदी कृतिका में जो चैप्टर है मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग के द्वारा लिखी गई ये आत्मकथा है। उन्होंने अपने संग की औरतों के बारे में इसमें वर्णन किया है। तो आज हम इसके आगे के भाग को पढ़ेंगे। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने इसमें पढ़ा था और आगे आइए आज देखते हैं। इसमें लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन, भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। यानी जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था इसमें कि लेखिका की जो नानी थी, परदादी की बात हो रही है यहाँ पर कि लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन, क्योंकि उनकी परदादी ने ये मन्नत मांगी थी कि मेरी पतोहू को पहला बच्चा जो है वो लड़की हो। तो वही, और जैसा कि हम लोगों ने इसमें पढ़ा है कि उनकी जो परदादी थी उनका भगवान के साथ बेतार का तार जुड़ा हुआ था, ऐसा लोगों का मानना था। सो उनकी आरजू को सुन कर के कह रहा है कि लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन, भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। यानी दादी का ऐसा स्वभाव था कि भाई उनकी मन्नत तो पूरी होती ही थी और नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे उनके नाम को सुनते ही। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। हुआ क्या था? देखिए, हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरत सज धज कर रतजगा मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। अब देखिए, जैसा कि आज भी जो है हम देखते हैं गांव में जब बारात जाती है तो गांव के जब सारे मर्द चले जाते हैं तो महिलाएं जो है वह रात में तमाम प्रकार के गाना बजाना, गीत, नाटक आदि करती हैं ताकि उससे उनका मनोरंजन भी होता रहे और गांव की रखवाली भी होती रहे, जिसको हम लोग रत जगह कहते हैं। तो ऐसा ही हुआ था। नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे और औरतें जो थी सारी वो सज धज कर रत जगह मना रही थीं। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा। सेंध लगाकर यानी दीवार को काट के अंदर प्रवेश कर जाना, किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थीं। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थीं। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठला कर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरकिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। यानी उस दिन दादी ने कमरा बदल लिया था, दूर जाकर सो गई थी, क्योंकि गाने बजाने के शोर से बचने के लिए वह दूसरे कमरे में सो गई थी। और बेचारा चोर तमाम प्रकार के जुग्राफिया यानी अपनी भौगोलिक स्थिति अपने अनुसार जानकर कि सही है और सेंध लगाकर वह प्रवेश किया। और उसकी बदकिस्मती थी कि वह उस दादी के ही कमरे में पहुंच गया। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन आज जगह बदल लेगी।
खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पांव से ही आहट से ही खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं, चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। यानी चोर युगों से चला आ रहा, भाई कोई अगर पूछे कि कौन, तो सामने वाला ये कहता जी मैं, तो चोर ने वही युगों से चला आ रहा पारंपरिक जवाब दिया, असंगत जवाब। पानी पिला, माँ जी ने कहा। और जब उसने कहा कि मैं हूँ, तो माँ जी ने कहा ठीक है पानी पिला। जी मैं, चोर झिझक कर रह गया। यानी जी मैं वो कहने जा रहा था कि मैं तो चोर हूँ, मैं कैसे पानी पिला सकता हूँ, लेकिन जी मैं कहकर वह चोर झिझक कर रह गया, रुक गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। देखिए वह उतनी ही देर में टटोल कर ये देख ली थी कि जो लोटा रखा हुआ था पानी का उनके बगल में वो खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया कि अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। यानी मारे घबराहट और धर्म संकट के नाते चोर जो है वह सही बात कह गया कि मैं तो चोर हूँ। तब माँ जी ने क्या कहा, देखिए, हुआ करे। माँ जी ने कहा प्यासे को पानी तो पिला। यानी जब चोर ने जवाब दिया कि मैं तो चोर हूँ, मैं कैसे पानी पिला सकता हूँ, तो माँ जी ने कहा कि भाई हुआ करे तू चोर, लेकिन एक प्यासे को पानी तो पिला। प्यासा है उसको पहले पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। माँ जी ने कहा ठीक है, पानी भर के ले आ, प्यासे को पानी पिला, पर देखना मेरा धर्म न बिगड़े, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो। यानी लोटे के मुंह से जो है कपड़ा मत हटाना, खूब अच्छे से रगड़ कर धो लेना हाथ को, उसके बाद कपड़े से छान कर पानी भर लेना। आप चोर के हाथ का पी लोगी, कहा ना रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। अब देखिए कहने का आशय ये है कि जिस प्रकार उस दादी ने कहा कि भाई पानी पिला, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है यहाँ, यानी उसकी इस बात को सुनकर के चोर ऐसा अकबकाया, यानी घबराया कि मानो वह उसके बगल में ही कहीं पर बैठा हुआ है, जो भगवान है उनके ही बगल में है कहीं। इस प्रकार से उस परदादी ने इस प्रकार से बात कही, तो और इस पर वह ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भर कर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा कुएं पर देख लिया गया था। यानी वह चोर जो था वह पहले ही कुएं पर देख लिया गया था और पहरेदार ने उसे धर दबोचा यानी पकड़ लिया। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर चाहे खेती।
यानी तब माँ जी ने क्या किया, पकड़े जाने पर चोर के, कि उसके लोटे का आधा पानी खुद पिया और बाकी उसको चोर को पिला दिया और कहा अब एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। यानी उसके हृदय को परिवर्तित करने के लिए उन्होंने इस प्रकार की बात कही और उनकी बातों का उस चोर के ऊपर गहरा प्रभाव भी पड़ा। अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो पानी पीकर उन्होंने कहा कि अब उसको भी पिलाया उसी लोटे से और कहा कि अब हम लोग एक लोटे से पानी पीकर माँ बेटे हो गए। अब तो तू चाहे चोरी कर और चाहे खेती, अब ये तुम्हारी मर्जी है। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। यानी अब उस चोर का हृदय परिवर्तित हो गया उस दादी की बातों से, उनके इस प्रकार के कार्यों से, और अब वह चोरी का रोमांचक धंधा छोड़कर खेती से लग गया। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा, मुझे डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? यानी इतना वो रोई कल्पी कि जैसे कोई बच्चा एक गुड़िया के टूट जाने पर रोता होगा। इस प्रकार उन्होंने रुदन किया। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। यानी ये लेखिका जो है उस समय इसकी उम्र कितनी थी? ये 9 वर्ष की थी। लेखिका मतलब मृदुला गर्ग जी जो हैं, उनकी उम्र 9 वर्ष की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पकड़ा गए और उनके रोने से तंग आकर उनके पिताजी ने लेखिका के वो ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था यानी शौक़ था। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स कारामजो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढमड्ढ हो गए, यानी सब एक ही में मिल गया। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक, नहीं वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश।
हाँ देखिए, माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रहे। यानी जिस प्रकार से उनके घर की महिलाएं जो हैं, उनकी माँ और नानी जो है परंपरा से हटकर, लीक से हटकर, यानी वो अपनी विचारों से अपना रास्ता उन्होंने चुना और सदियों से चली आ रही उस परंपरा को उन्होंने नहीं माना और अपनी परंपरा बरकरार रखी कि उन्होंने लीक से हटकर चलना सीखा। सबकी अलग अलग विचारधारा थी, सभी लोगों ने अपने विचारधारा के हिसाब से काम किया। सो लेखिका भी उसी परंपरा को बरकरार रखते हुए अपनी परंपरा से हटकर जो है लेखिका बनी, लेखक हो गई आगे चलकर। अब आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। अब इसके नेक्स्ट भाग को हम अगली वीडियो में लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट